21 जून को भारत ने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव किया। पूरे दिन में 88,09,000 कोविड-19 वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर की गई। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि कितनी शहरी इलाकों में, कितनी ग्रामीण इलाकों में, कितनी महिलाओं को, कितनी पुरुषों को, कितनी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में, कितनी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन है। क्यूमुलेटिव डोजेज जो अभी तक देश में दी गई हैं वो 29 करोड़ से ज़्यादा हो गई हैं। ये हैं 21 जून को जो नंबर ऑफ डोजेज दी गई, उनको बाय जेंडर अगर हम देखें तो 40,43,000 डोजेज महिलाओं को दी गई, जो 46.35% होता है। पुरुषों को 47,24,283 डोजेज दी गई, जो 53.63% होता है। यानी लगभग 46% फीमेल वर एडमिनिस्टर्ड डोजेज and 53% or 54% male were administered doses. Others, because the COVIN also categorizes transgender, तो वो 0.02 थे, 1618 डोजेज दी गई। अब यदि हम देखें कि सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर्स में और निजी वैक्सीनेशन सेंटर्स में कितनी डोजेज एक दिन में 21 जून को दी गई, तो 92% डोजेज सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में दी गई, यानी 81,22,454 डोजेज, और निजी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 7.80% यानी 6,86,816 डोजेज। अगर रूरल और अर्बन का विभाजन देखें तो आप ये पाएंगे कि अधिकांश डोजेज देश के ग्रामीण इलाकों में दी गई। तो जो हमारे कुछ मित्रों के बीच में ये भ्रम रहता है कि कोविड के वैक्सीनेशन पर शहरी या अर्ध शहरी इलाकों का ही अधिकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। कल हमने ये पाया कि ग्रामीण इलाकों के जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, वहाँ 56,09,786 डोजेज दी गई, जो कि कुल दी गई डोजेज का 63% होता है। शहरी क्षेत्रों के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 31,99,000 ऑलमोस्ट 32 लाख डोजेज दी गई, जो कि 36% होता है। अब अगर एब्सोल्यूट डोजेज एडमिनिस्टर्ड के आधार पर हम राज्यों के ओर दृष्टि डालें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 17 लाख डोजेज दी गई, 17 लाख से कुछ अधिक। कर्नाटक में 11 लाख से कुछ अधिक, उत्तर प्रदेश में 7 लाख से अधिक, बिहार में 5,75,000, हरियाणा में 5,15,000, गुजरात में 5,15,000, राजस्थान में 4,60,000 के लगभग, तमिलनाडु में 3,97,000 और महाराष्ट्र में 3,85,000 और आसाम में 3,68,000 दी गई। ये टॉप 10 राज्य हैं जिन्होंने कल डोजेस को एडमिनिस्टर किया। अब अगर ओवरऑल स्थिति को देखें तो देश में 29.16 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज इस समय लगभग 38 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं देश में, और हम आशा करते हैं कि शाम तक ये संख्या भी एक सिग्निफिकेंट नंबर में बदलेगी। हम जैसा हर बार जब आपसे मिलते हैं आपको बताते हैं कि कितने हेल्थ केयर वर्कर्स, कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स, कितने 45 साल से अधिक उम्र के लोग और कितने 18 से 44 साल के लोग को टीका लगा, वो जानकारी हमने आज भी आपको दी है। अब कुछ संक्रमण की बात करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं, 7 मई को हमने देखा था कि जो डेली नए केसेस देश में आते थे, उन्होंने एक पीक को छुआ था। 4,14,000 से अधिक केस उस दिन आए थे। उसके बाद से निरंतर एक गिरावट हम देख रहे हैं, और ये जो गिरावट है ये लगभग 90% की हो गई है अगर हम पीक से गणना करें। और पिछले 24 घंटों में 42,640
नए केस आए। ये हम आपको 7 दिन के मूविंग एवरेज या औसत के आधार पर बता रहे हैं। तो जो प्रतिदिन आने वाले केसेस हैं उनमें लगातार गिरावट है और एक शार्प डिक्लाइन है। ये जो डिक्लाइन है ये पिछले सप्ताह के औसत केसेस की तुलना में 29%, 29% की गिरावट है। आप देख रहे हैं कि 5 मई से 11 मई वाले सप्ताह में औसतन जो नए केस प्रतिदिन आते थे वो 3.87 लाख थे और वो अब घटकर 16 से 22 जून वाले माह में 58,000 हो गए हैं। ये जो नंबर है ये देश में कैसे फैला हुआ है इसको देखना भी आवश्यक है। 4 मई को जिस सप्ताह का अंत हुआ था उस समय देश में 531 जिले ऐसे थे जो हर दिन 100 नए केस रिपोर्ट करते थे और 20 जून को ये 531 जिले घटकर 135 हो गए। यानी 135 जिले ऐसे हैं देश में अभी भी जो 100 नए केस प्रतिदिन रिपोर्ट कर रहे हैं। कुल एक्टिव केसेस, जैसा हम बार बार आपके साथ साझा करते हैं, ये वो केसेस हैं जो कि या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर में होम आइसोलेशन में हैं मेडिकल केयर के तहत। इनकी संख्या में भी गिरावट आई है और अब देश में केवल 6,62,521 एक्टिव केसेस हैं। ये डिक्लाइन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जो सबसे ऊंचा स्तर था जिस दिन देश में 37 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे, उसकी बनिस्बत, उसकी तुलना में ये 82% की गिरावट है। रिकवरी रेट भी देश में बढ़ रहा है, इस समय 96.5% है। अनेक राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जब हमने पीक को देखा था और उसके साथ लड़ाई की थी उस समय 81% रिकवरी रेट था जो अब बढ़कर 96% हुआ है। अगर हम देखें कि टेस्ट्स की ट्रेजेक्ट्री क्या है तो आप ये पाएंगे कि हमने 18 से 24 मई के सप्ताह में औसतन 21 लाख टेस्ट किए थे और 15 से 21 जून के सप्ताह में अभी भी हम लगभग औसतन 18 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहे हैं। क्योंकि टेस्टिंग पर फोकस है और टारगेटेड टेस्टिंग पर फोकस है, इसलिए भी केसेस में डिक्लाइन देखा जा रहा है। जैसे टेस्ट्स बढ़े हैं वैसे वैसे देश में पॉजिटिविटी भी घटी है। जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी की दर थी वो 4 मई से 10 मई के बीच में 21% से ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। 15 से 21 जून के बीच में ये घटकर 3.4% हो गई है। और अगर हम वीकली पॉजिटिविटी देखें तो 84% की डिक्रीज है हाईएस्ट लेवल से। ये वो जिले हैं जहां पॉजिटिविटी लेस देन 5% है। 5% हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये WHO की गाइडलाइंस में है कि अगर आप 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या में करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी 5% से कम होती है तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो भी कदम उठाए वो कारगर है। तो आप ये देखेंगे कि 30 अप्रैल से 6 मई के बीच में 103 जिले ऐसे थे जहां पॉजिटिविटी की दर 5% से कम थी। फिर ये बढ़कर 290 जिले हो गए 21 मई से 27 मई के बीच में और अभी 15 से 21 जून के बीच में ये 553 जिले हो गए हैं। तो इस स्थिति में आगे जाते हुए हमें क्या विचार में रखना चाहिए? आगे जाते हुए एक 5 स्तंभों पर आधारित अप्रोच को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। एक कि हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क पहने, हाथ धोएं पानी और साबुन से या सैनिटाइज़र से, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं, न ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं। साथ ही अपने टेस्ट्स की जो दर है उसको बनाकर रखें।
टेस्ट में जो पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं उनकी ट्रैकिंग समय पर हो, ये सुनिश्चित करें। ट्रीटमेंट हो, जब आपने किसी को टेस्ट किया और ट्रैक किया और पॉजिटिव पाया तो समय पर उनको अस्पताल में भर्ती कर दें, उनका ठीक ट्रीटमेंट हो जाए। और वैक्सीनेट करें। जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये आवश्यक हो जाता है कि 18 से ऊपर का जो हमारा जनसंख्या का भाग है उसको तेज गति से वैक्सीनेट किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। धन्यवाद। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत ने एक नया मानक अचीव किया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रोग्राम, कोविड-19 वैक्सीनेशन के मिशन के एंडेवर में 88.09 लाख डोजेस कल एडमिनिस्टर हुई और यह रिकॉर्ड जो है इट्स वेल बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस फॉर मोस्ट ऑफ अस। This is very remarkable. This has become possible on the first day of the implementation of the new guidelines through active, synchronized, well-orchestrated, converged approach between the union government, the state governments, and above all, people of India. जो दिखाया गया है ये दर्शाता है कि क्षमता क्या है देश की, और उस क्षमता में भागीदारी पब्लिक सेक्टर की कल वाले मानक में रही है बहुत ज्यादा। और हमें ये भी उम्मीद है कि जब प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से जुड़ जाएगा नई गाइडलाइंस के अंतर्गत तो ये क्षमता यहाँ नहीं है, इसके भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा ये भी एविडेंट है कि जैसे यही मेहनत और राज्य भी करेंगे और यही इसी मानक से प्रेरणा लेकर हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में एक जोश आएगा तो जो क्षमता है इतनी ही नहीं, जैसे मैंने कहा उसके काफ़ी ऊपर उस क्षमता को हम इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। So truly remarkable. Congratulations to people of India. Congratulations to health workers, healthcare system, state government leadership, and the Ministry of Health above all. जो इम्पोर्टेंट बिंदु राजेश भूषण जी ने दिखाए उसमें आप पाते हैं कि रूरल coverage of vaccine has been remarkably emphasized. Rural coverage is intense and a good proportion. मैं उस डेटा को दोहराना चाहूंगा। जो कल वैक्सीन लगे उसमें से 63.7%, 64% लगभग हमारे गांव में लगे, ग्रामीण क्षेत्रों में लगे, और 36% जो हैं वो अर्बन एरियाज में लगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे देश में रूरल अर्बन पॉपुलेशन का डिवीजन है लगभग उसी के अनुरूप है। ये 70-30 का अगर मान के चले तो कोई दिखाई देता है कि ये संभव है। हम रूरल एरियाज में, दूर दराज एरियाज में हम जा सकते हैं। और अभी भी जैसे पीछे देखा गया कि हमारे 71% पिछले कुछ दिनों में जो डेटा सामने आया था, सेंटर्स हमारे रूरल एरियाज में रहे हैं और कंसिस्टेंटली आधे से ज़्यादा जो टीके लगते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में वो भी रूरल एरियाज में थे। तो एक बात आज बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि रूरल आउटरीच पॉसिबल है, और जैसे जैसे आईटी सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको एजुकेट किया जा रहा है, उसके बारे में लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, रूरल सिस्टम में इन वैक्सीन्स को पहुंचाया जा रहा है, टीम्स बन गई हैं,
तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस, पूरी उम्मीद और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि रूरल एरियाज को कवर करना हमारे लिए पूरी तरह से संभव है। दूसरी एक चीज उभर के आई है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस बारी में, इस मानक में गवर्नमेंट फैसिलिटीज और गवर्नमेंट सेंटर्स का बहुत रोल रहा। 92% डोजेज जो है लोकल गवर्नमेंट सेक्टर में लगी। तो पब्लिक हेल्थ की रेजिलियंस, ताकत, रीच, ये उसका भी एक नमूना है। और इसके लिए जो मेहनत हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, एसओपीज की, उसको इंप्लीमेंट करने की ऑन डेली बेसिस, माइक्रो प्लानिंग करने की, टीम्स बनाने की, रिकॉर्ड करने की, रिपोर्ट करने की जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो अब सीधे सीधे हमारे काम आ रहा है। क्योंकि इतनी रीच के लिए जो पुराना एक्सपीरियंस है, दैट इज वेरी क्रिटिकल। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज रिजन टू द ओकेजन। हमने ये भी देखा कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूटेड ह्यूजली टू द एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 25% इन अ पर्टिकुलर फेज। अभी वो वाला पार्ट हम उम्मीद करते हैं कि और उभर के आएगा। जैसे जैसे ये गाइडलाइंस कल ही शुरू हुई हैं, इंप्लीमेंट होंगी, स्ट्रीमलाइन होगा, तो एक चीज उभर के वो आ रही है। 46% of those who received vaccine yesterday were women. 53% or so were men. ये बैलेंस जो है, इम्बैलेंस है जो थोड़ा सा, इसको ठीक करना होगा। विमेन और मेन की प्रोपोर्शन ठीक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जहां जहां भी ये इम्बैलेंस है, इसको हमने मिलकर ठीक करना है। हमें महिलाओं को आगे लाना है वैक्सीनेशन के लिए और उनको प्रेरित करना है, उनके लिए आसान करना है। तो एक लेसन इमर्ज होता है कि थोड़ा सा जो जेंडर इम्बैलेंस है, इसको हम ठीक करें और उस तरफ हम अपने कदम बढ़ाएं। और इस लेसन को हम लेके जो व्यवस्था में सुधार, व्यवस्था में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती है, उसी वैक्सीन की प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें जो हमारा एवरेज फ्लो चला हुआ है, उसको धीरे 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 बढ़ाना है। आज भी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर वैक्सीनेशन लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे ये मात्रा और बढ़ेगी और वो सारी पेरिफेरल एरियाज में ही पहुंचानी है, तो कल की जो अचीवमेंट है वो हमारे सामने ये दर्शाती है कि वो सब संभव है। वो कॉन्फिडेंस आता है देश में कि ये सब करा जा सकता है, टाइमली तरीके से करा जा सकता है। आईटी प्लेटफॉर्म में कोई ग्लिच नहीं आया, सुचारू रूप से हुआ है। और इसने जो नया जोश पैदा किया है, उसमें सारे राज्य प्रेरित हुए हैं उससे। और जिन 10 राज्यों ने खास काम किया है, हम उनको स्पेशल बधाई देते हैं कि उन्होंने एक नए मानक सिद्ध करके एक नया एग्जाम्पल पैदा किया है। तो अ वेरी हार्ट वार्मिंग अचीवमेंट, a great milestone, very, very significant for our future course of our program. पैंडेमिक की सिचुएशन में देख रहे हैं कि लगातार सुधार हो रहा है और जब रिस्ट्रिक्शंस भी खुल रही हैं, तो अभी तक हम पैंडेमिक के डिक्लाइन के जो पेस है, उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं। लेस देन 100 या उससे ज़्यादा केसेस पर डे वाले ज़िले अब श्रिंक होके 531 से सिर्फ 135 रह गए हैं। वो ज़िले जहाँ पे कि 5% से नीचे पॉजिटिविटी, अच्छे ज़िले हैं, उनकी संख्या 533 तक पहुँच गई। एक रिवर्सल सा हो गया एक तरह देखें। ये हमें रिएश्योर करता है। लेकिन जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा, हर बारी हम ये मैसेज देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस खुल रही हैं तो हमारी जिम्मेवारी इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने की बढ़ जाती है। ये हमारे हाथ में है कि ये आउटब्रेक लोकलाइज रहे, छोटी रहे, दबी हुई रहे, ये हमारे हाथ में है। टेस्टिंग करना है, व्यवस्था की जिम्मेवारी है, कंटेनमेंट करना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, जोन्स बनानी है, सर्वेल करना है, ये तंत्र की जिम्मेवारी है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, अपने आप को
अगर हम किसी का कांटेक्ट है तो क्वारंटाइन करना ये अपनी जिम्मेवारी है, भीड़ नहीं करनी है, फालतू में बाहर नहीं जाना है, पार्टीज नहीं करनी है, मास गैदरिंग का कोई अभी मतलब नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को हमें अपनाते रहना है और इसके साथ साथ वैक्सीन का अपटेक बढ़ाना है और 45 के ऊपर की जो खास ग्रुप है जो हमेशा से हमारे फोकस में रहा है उसको पर्टिकुलरली हमें और उसमें इंक्रीज करनी है। ये ज़रूरी है कि इस स्टेज पे टेस्टिंग में कोताही नहीं हो। टेस्टिंग किसी हद तक थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि केस कम हो गए हैं, तो केस के कॉन्टैक्ट कम हो गए हैं, तो उनकी टेस्टिंग कम हो रही है। लेकिन टेस्टिंग की क्षमता उसको मेंटेन करना है, वो तैयारी हमारी कम नहीं हो सकती, फैसिलिटीज़ की रेडीनेस कम नहीं हो सकती और इसी प्रकार पब्लिक के साथ कनेक्ट की कमी की तैयारी में कोई कमी नहीं हो सकती है। हमें तैयार रहना है, लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है अभी भी। हमें अगले 5, 4, 6 महीने बहुत मेहनत करनी है, अपने आप को कड़ाई बरतते हुए, डिसिप्लिन करते हुए, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ जाए, इम्यूनिटी हो जाए पॉपुलेशन लेवल पे, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और ज़िंदगी को नए रूप में नॉर्मल तरीके से सब डायमेंशंस में, स्कूल की बात करें, कारखानों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, बाजार में काम करने की बात करें, बाजार में व्यापार की बात करें, एक उस माहौल की तरफ बढ़ने के लिए हमें डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अगले कुछ महीनों तक। लेकिन आज हम बहुत ह्यूमिलिटी से आपके सामने ये लाते हैं कि कल का जो मानक है वो हमारे ऑनगोइंग प्रोग्राम में एक प्रेरणा का स्रोत है और आगे जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी, जिस स्पीड से उनको जन जन तक पहुंचाना है वैक्सीनेशन को, उस क्षमता को, उसके बारे में जो कॉन्फिडेंस आया है हम सब में, देश भर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चीज़ जो कल सिद्ध हुई है, ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है, कॉन्फिडेंस देता है और आगे बढ़ने के लिए हमें ताकत मिलती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, 104। ये जो थर्ड वेव है, मैं आज इसको थोड़े से अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर चर्चा हो। इस मंच से पीएसए साहब ने और एनसीडीसी के डायरेक्टर साहब ने कई बार हमने इसकी बात करी है। क्यों आती है न्यू वेव? न्यू वेव इसलिए आती है कि वायरस घूम रहा है। वायरस में ताकत है कि 1 से 2 को, 2 से 4 को, 1 से 4 को, 4 से 16 तक जाने की उसकी ताकत है, उसकी ताकत है। अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे वैक्सीन से या प्रीवियस इन्फेक्शन से, तो हम ससेप्टेबल हैं। वायरस ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो ससेप्टेबल है। वायरस हमारे तक पहुंचेगा, पहुंचना चाहता है उसको जिंदा रहने के लिए। तो एक तो वायरस का बिहेवियर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ससेप्टेबल होस्ट। जिस दिन हम ससेप्टेबल नहीं रहेंगे वैक्सीन की वजह से, तो वायरस घूमता रहे, बीमारी तो नहीं हो सकती, राइट। और जिस दिन वायरस ही निकल जाएगा यहां से, तो ऐसी लाइफ थी जब था नहीं वायरस तो हम प्रोटेक्टेड थे। तो ये 2 बातें होगी। इसमें तीसरा एक एलिमेंट आता है ट्रांसमिसिबिलिटी का।
कि अगर वायरस सडनली स्मार्ट हो जाता है, रूप ही बदल देता है, तो हम फिर ज्यादा वल्नरेबल हो गए कि वही वायरस जो 3 को इन्फेक्ट करता है वो 13 को इन्फेक्ट करे, सारी फैमिली को पकड़ता है, बिहेवियर बदलता है। अब ये जो फैक्टर है ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये याद रहे, ये किसी के बस में नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ जाए। और इसके बारे में मुझे बताया गया है सेक्रेटरी साहब ने कि फ्राइडे के दिन उम्मीद है कि हम इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे म्यूटेशंस की। तो ट्रांसमिसिबिलिटी बदल जाए, वायरस की रूप बदल जाए, वो एक एक्स फैक्टर है। हम उसकी कब होना, कहां होना, किसी को पता नहीं, तो वो हमारे बस के बाहर है एक तरह से सोचे जाए। वायरस यहां घूम रहा है, ये पड़ा हुआ है। ससेप्टिबिलिटी हम बदल सकते हैं वैक्सीन के द्वारा, ससेप्टिबिलिटी हम बदल सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके। मैं जब ये लगा रहा हूं, आप सब ने लगाया हुआ है, तो यू आर लेस ससेप्टिबल, यू आर ऑलमोस्ट एज प्रोटेक्टेड एज फॉर द वैक्सीन, यू नो इट, वी हैव डिस्कस्ड दिस। तो अगर हम उसके इन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं तो मेरी ससेप्टिबिलिटी कम होगी। अब इसमें तीसरा एलिमेंट है, वायरस का बिहेवियर, ट्रांसमिसिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, और चौथा एलिमेंट आता है अपॉर्चुनिटीज। इसको कोई लोग डॉट्स भी कहते हैं, डॉक्टर ब्रायन वाल इन्होंने इसको डॉट्स का नाम दिया। जो अपॉर्चुनिटीज हैं कि वायरस को हम मौका कितना देते हैं। हम इकट्ठे बैठे के पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे ऐसे बैठ के, तो वायरस को मौका ज्यादा मिल रहा है। हम भीड़ करेंगे, मौका मिल रहा है। हम बिल्कुल क्लोज एरिया में बैठे हैं, हटा के बैठे हैं, हंस रहे हैं, तो मौका अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर हम मौका कम करते हैं तो वो वेव या वो आउटब्रेक नहीं आएगी। हम अपने आप की ससेप्टिबिलिटी कम करते हैं वैक्सीन के द्वारा या ये वाले वैक्सीन के द्वारा, तो वायरस नहीं पकड़ेगा। बाकी 2 फैक्टर हैं जो वो वायरस के ऊपर निर्भर हैं, ये 2 हमारे ऊपर निर्भर है, इंडिविजुअली एंड एज सोसाइटी। एंड देयरफॉर द नेट गेम, सिंस इट इज बीइंग प्लेड बाय दीज 4 फैक्टर्स, 2 हमारे काबू में है। अगर हम वो करेंगे तो आउटब्रेक नहीं होगा, घूमता रहे वायरस। तो ये घूम फिर के फिर वही बात आती है कि वेव का होना बहुत हद तक हम कलेक्टिवली एफर्ट के साथ है। उसमें कुछ एफर्ट्स इंडिविजुअल हैं, कुछ एफर्ट्स जो हैं वो सिस्टम के हैं। जैसे कि सिस्टम की ड्यूटी है कि जहां क्लस्टर बन गया उसको आइसोलेट करना है। सिस्टम की ड्यूटी है कि जो पॉजिटिव केस है उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करे और फिर फॉलो करे। सिस्टम की ड्यूटी है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हो। सिस्टम की ड्यूटी है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एंड देन देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी बात सही है कि सारे देशों में सेकेंड वेव भी कई देशों में नहीं आई, कहीं 4 वेव्स हो गई हैं, तो कोई रूल नहीं है। ये इंटरप्ले है उन 4 चीजों का जिसका मैंने जिक्र किया है। इसलिए मैं हम्बल सबमिशन ये करता हूं कि अगर हम जो करने हैं, अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे एज गवर्नमेंट, एज समाज, एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, और जागरूक रहेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, बचेंगे, बचाएंगे अपने बुजुर्गों को पर्टिकुलरली, तो आउटब्रेक नहीं आनी चाहिए। ये सिंपल एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम वो सब कुछ करें और आउटब्रेक ना आए, तो ये फिर एक भ्रम की बात भी हो सकती है, क्योंकि वायरस भी यही है, ससेप्टिबल पीपल भी यही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, तो हम वायरस को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर हम डिसिप्लिन अपनाएं, सिस्टम का डिसिप्लिन, हेल्थ सिस्टम की रिस्पांस, सर्वेलेंस की रिस्पांस, कपल्ड विद इंडिविजुअल एंड सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच सकते हैं और टाइम निकल सकता है और फिर हमें वैक्सीन हमें बचा लेगा। स्कूल खोलने के लिए कई एस्पेक्ट्स हैं, ब्रीफली, वेरी ब्रीफली। स्कूल एक क्राउड है, टीचर भी हैं, हेल्पर भी हैं, बच्चे भी हैं, इकट्ठे बैठना पड़ता है, राइट? सो इट इज लाइक अ स्मॉल गैदरिंग, मीडियम साइज गैदरिंग, इवन अ लार्ज गैदरिंग। लार्ज गैदरिंग क्या कर रही है? हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है वायरस को। तो फिर वहीं पे अगर उस मैथ्स पे वापस जाएं, तो आप ये सोचिए कि उस अपॉर्चुनिटी को हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हम थोड़े बेटर प्रोटेक्टेड हों, वायरस सप्रेस्ड हो, बहुत कम हो, कहीं पे बैठा हुआ है लेकिन बहुत दूर है, और बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो प्रोटेक्टेड है, वैक्सीन लग गए हैं,
तो उस सिचुएशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब तक ये अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, ये फैसला इस पक्ष में करना आसान नहीं है कि स्कूल को खोलें। जहाँ स्कूल खोले गए, ये भी देखा गया कि बड़ी आउटब्रेक्स भी हुई हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो अभी लल दिखाई दे रही है, वायरस के सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये इसलिए है कि हम बहुत डिसिप्लिन हो रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारे स्टेट्स में। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी और फिर स्कूल भी चलेंगे, ऐसे होगा, तो फिर ये बढ़ोतरी मिलती है ट्रांसमिशन की। केयरफुली लेना चाहिए। और ये कब करना है, ये एक्टिवली हमेशा अंडर कंसिडरेशन होता है मंत्रालयों के, एक मंत्रालय के नहीं, इसमें 2-3 मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा सोच रहे हैं कि ये मौका कब आए। लेकिन इसके बारे में ओवरऑल गाइडेंस ये है और एक्सपीरियंस ये है कि इसको कॉशियसली करो। मुश्किल है, लेकिन जान के खतरे से लेके इसको करने में बुद्धिमत्ता नहीं है। धन्यवाद। मैं आपको कुछ डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ एंजाइटी उधर अपने मित्रों में नज़र आ रही थी जो कि डॉक्टर पॉल को इंटरप्ट करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जो वेरिएंट होता है उसको उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या वेरुलेंस के आधार पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो एक नीचे की कैटेगरी है, या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो ऊपर की कैटेगरी है सीरियसनेस के हिसाब से, उसमें श्रेणी में बांटा जाता है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो इस समय दुनिया के 80 देशों में पाया जाता है। तो डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ हैं। और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट Maharashtra, Madhya Pradesh and Kerala should initiate to address this issue, which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume significant proportions. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। तो ये ब्रॉडली डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। जो व्यवस्था है वो ये है कि इंसाकॉग नाम का एक कंसोर्शियम है जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीएसआईआर के लैब्स शामिल हैं। इसकी शुरुआत दिसंबर में हुई थी, उस समय इसमें 10 लैब थे। अब ये बढ़कर 28 लैब हो गए हैं। इन्होंने अब तक 45,000 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की है, 45,000 सैंपल्स। एंड आई हैव जस्ट गिवन यू द नंबर ऑफ डेल्टा प्लस 22। तो ये जब सीक्वेंस करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, तो उसके साथ ये क्लिनिकल डाटा को कोरिलेट करते हैं और अपने इनपुट स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय समय सीमा के भीतर राज्यों को उनका ध्यान आकृष्ट करता है और उनको बताता है कि किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है। सो द प्रोसेस इज दैट द लैब्स ऑफ इंसाकॉग ब्रिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द नोटिस of the Union Ministry of Health and Family Welfare, which
then in a very timely, prompt manner indicates to the concerned states what are the activities to be initiated to curb the spread. और यहाँ ये मानकर चलिए कि कोई भी वेरिएंट हो उसके लिए जो पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है. On a lighter note, none of the variants can pierce your mask. तो जब मैं कहता हूं कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स स्टैंडर्डाइज्ड है, इसका मतलब है कि टेस्ट्स की संख्या बढ़ाएं, ट्रैकिंग करें, लोगों को आइसोलेट करें, इंटरमिंगलिंग या क्राउड का अवसर न दें और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं. Number 50, 50. सर, हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक अभी 2.14 करोड़ डोजेज जो हैं वो स्टेट्स और यूटीज के पास वैक्सीन के अवेलेबल हैं. उसके अलावा लगभग 34 लाख वैक्सीन डोज जो है वो पाइपलाइन में है और अगले 3 दिनों में स्टेट्स यूटीज को मिल जाएंगे. लेकिन कल जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है उसके बाद से उम्मीदें भी बढ़ गई है. तो ऐसे में आने वाले दिनों में वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में कोई गैप ना रहे, कोई कमी ना हो वैक्सीन की, इसको लेके क्या क्या तैयारियां हैं और क्या रोड मैप है इसका? सर देखिए, इसका उत्तर तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है. हमारे पास वैक्सीनेट करने की एक क्षमता है. वो क्षमता हमने राज्यों के सहयोग से पिछले अनेक दशकों में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत तैयार की है. कल राज्यों ने उस क्षमता का प्रदर्शन किया. भारत सरकार ने उनका सहयोग किया. कैसे सहयोग किया? भारत सरकार ने न केवल समय पर उनको वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराई, बल्कि उनको एडवांस विजिबिलिटी दी, यानी अग्रिम जानकारी दी कि अगले 15 दिन में आपको इतनी डोजेज मिलेंगी, जो आप स्वयं अपने प्रश्न में भी बता रहे हैं. इससे क्या हुआ? इससे राज्यों की क्षमता बेहतर प्लानिंग करने की बढ़ी. Since the states had advance information of the quantum of doses which were to come and the dates when those doses were supposed to come, the states were in a position to plan in an effective manner. They could in turn intimate the districts and the COVID vaccination centers that this is the quantum of vaccine that you will be getting. यानी राज्यों ने जिलों को बताया और कोविड टीकाकरण केंद्रों को बताया कि हम आपको इतनी वैक्सीन देने की स्थिति में हैं. इसी को बेहतर प्लानिंग कहते हैं. और इसी प्लानिंग की वजह से अच्छी मात्रा में लोगों को टीकाकरण हुआ. आगे जाते हुए जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन देश में बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी क्षमता वैक्सीनेशन की भी बढ़ेगी. तो यही आशा है और इसमें सब लोगों का सहयोग होगा, तभी ये मामला आगे बढ़ेगा. Number 13. So good afternoon, I'm Sahil from ANI. So many countries have shown interest in CoWIN platform. So can you name which countries have shown the interest in adopting it? You see, this is CoWIN, in spite of the criticism at times, mostly praises that it has received, has established itself as a very robust IT-based platform. How has it established this? I'll give you 2 examples. You see, the maximum traffic that CoWIN has handled is in a single day is 2.4 billion visits. 2.4 billion visits. And it did not crash. The second example is the day we opened CoWIN for 18 plus people. In the first 6 hours of opening it, 13.7 million registrations were done. 13.7 million. And the system did not crash. So therefore, CoWIN has established itself as a very robust, all-inclusive, simple, IT-based platform. Therefore, a large number of countries are interested in taking the technology, using it, and the National Health Authority, the Union Ministry of Health and Family Welfare, and the Ministry of External Affairs together are planning a global webinar in which such potentially interested countries would be invited
and we would be more than willing to share the technology and the solution with them. 18. सर, एक सवाल है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, क्योंकि WHO ने ही कल टिप्पणी किया था, इस पर बयान दिया था, और जिसमें यह भी कहा था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो तमाम वैक्सीन है उसके असर को कम कर रहा है। और दूसरा सवाल यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से क्या भारत में किसी की मौत के भी मामले सामने आए हैं? जैसा डॉक्टर पॉल ने कहा, विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स का डेल्टा वेरिएंट पर क्या प्रभाव पड़ता है in terms of antibody titers, that is information which is available, which we would be sharing very shortly with you in the press interaction. However, broadly speaking, let me tell you that both the Indian vaccines which we are currently using in COVID vaccination program, we are using 3, but Sputnik V came much later. So Covishield and Covaxin both are effective against Delta variant, but to what extent and what is the proportion of antibody titers that they produce, that information we would very shortly be sharing with you. Number 15. Sir, our elderly have been inside homes for 1.5 years now, and it's been a very drastic lifestyle change. It's affecting their health otherwise also. So is it possible now for fully vaccinated elderly people to, with precautions, with masking and all that, to resume their normal life, go for walks, outdoor exercises, maybe a bit of socializing? Is that possible now? In general, वैक्सीन लग गया है, उसके बाद हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो हम नियर नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना पड़ेगा कि हम भीड़ में नहीं जाएंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हैंड हाइजीन रखेंगे। ये सारी प्रिकॉशन अगर साथ चलती हैं तो अगर कोमॉर्बिडिटीज नहीं हैं तो एल्डरली को किसी हद तक ज़रूर खुलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कैन दे गो फॉर अ नाइस वॉक, यस ऑफ कोर्स दे कैन, but can they go to Sarojini Nagar festival season? No, that is high risk situation. तो in a calibrated way थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आता है, और इसीलिए तो वैक्सीन लगा, इसीलिए तो ये उन्होंने मेहनत करी, बचाया अपने आप को, उनके परिवारों ने उनको इन्फेक्शन नहीं होने दी, और ये सब कुछ अपनाया। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो इन अ रीजनेबल वे थोड़ी अपनी जो रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज को हैं उसको खोल के रखें, लेकिन अभी भी ये कहना उचित होगा कि अगर कोई खास वजह नहीं है तो बाहर आने की ज़रूरत मत करिए। भीड़ को आप ऐड भी तो करते हो, तो अगर कोई खास वजह नहीं है, घर में रह सकते हैं, अच्छी बात है। खुले में आपने सैर करनी है, बहुत अच्छी बात है। फैमिली के अंदर प्रिकॉशंस लेते हुए आप इंटरेक्शन करें, ठीक है, बिकॉज नाउ यू आर प्रोटेक्टेड। तो जो अनप्रोटेक्टेड की सिचुएशन थी उससे इस सिचुएशन में जो अंतर आया है, तो लाइफ में भी अंतर आना है, और उस हद तक ठीक है। इट कैनॉट बी कैलिब्रेटेड इन जनरल फॉर एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल सिचुएशन इज डिफरेंट, सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, बट ब्रॉडली हाँ, अगर ये सब कुछ है तो एल्डरली लोग भी अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ओवरऑल अनसर्टन टाइम्स हैं, बड़ी भीड़ में, क्राउडेड मेट्रो में, क्राउडेड ट्रांसपोर्टेशन में, बाजार में खुले होके उस तरह के माहौल को तो हम सबको ही अवॉइड करना है, और उनके लिए ये और भी जरूरी हो जाता है। 116। थैंक यू। मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। ये 18 प्लस जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है 1 मई से, लेकिन कल जो अचानक इतना ज़्यादा एक दिन में वैक्सीनेट हुआ है, ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है? क्योंकि 1 मई से शुरू हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अचानक कल ही जब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा हाथ में ले लिया तो इतना ज़्यादा क्यों है? और ये थैंक यू मोदी जी मैसेज देने के लिए, क्या तैयार करने के लिए हुआ है?
अचानक नहीं हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अचानक नहीं हुआ है? अगर आप 1 जून से 21 जून के औसतन प्रतिदिन दिए गए वैक्सीन डोजेस को देखें तो वो 34,62,000 प्रतिदिन है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सो लेट मी रिपीट इट इन इंग्लिश। What happened yesterday was not sudden. What happened yesterday was a result of coordinated planning in which state governments and the union government collaborated and worked very hard. Even what is happening today is part of that planning, and what would happen in the remaining 8 days of June is part of that collaborative planning. In this context, it is important to understand that from 1st June to 21st of June, the average per day vaccination has been 34,62,841. So a jump from 34 lakhs to 88 lakhs when vaccines are available and when capacity is available is possible. And as Dr. Paul said, what has been demonstrated by states and UTs collectively yesterday is that they have the capacity to deliver significant number of doses as long as vaccine availability and advance information is ensured. राज्यों ने और संघ शासित क्षेत्रों ने ये प्रदर्शित किया है कि यदि वैक्सीन की उपलब्धता रहे, उन्हें अग्रिम जानकारी भारत सरकार से प्राप्त होती रहे और भारत सरकार का पूरा सहयोग मिलता रहे, तो वो बड़े पैमाने पर प्रतिदिन टीकाकरण कर सकते हैं। इस बात को सिद्ध करता है कि जब भारत ठान लेता है तो बहुत बड़े स्केल का काम करने की क्षमता रखता है, करके दिखाता है। एक बार मैंने पहले भी कहा यहाँ पे कि पोलियो के उन्मूलन में कार्यक्रम में एक दिन में 7-8 करोड़ बच्चों को एक दिन में 6-7-8 हर साल बार बार करा तो थोड़ा नंबर देरी करता है, उनको ड्रॉप्स मिलते थे, करके दिखाया देश ने। और उसके अलावा जब मॉपअप राउंड होता था अगले 5 दिनों तक तो ये नंबर कुल मिला के 16-17 करोड़ तक पहुंच जाता था। तो ये कैपेसिटी नंबर एक एग्जाम्पल। इलेक्शन होता है, 94 करोड़ लोगों को इलेक्शन का अधिकार है। कुछ ही दिनों में ये सब काम एक सुचारू रूप से बिल्कुल एसओपी के हिसाब से हो जाता है। तो उस काम को भी देश ने करके दिखाया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जब ऐसा जरूरत पड़ती है, स्केल पे काम करने की बात आती है, और ऐसे चुनौती के लिए जो कि 100 साल में कभी एक बारी आती है, जब देश जुड़ के दिखा रहा है कि हम डिलीवर कर सकते हैं, इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं और अंदर तक जाके ट्राइबल एरियाज, रूरल एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज में करके दिखा सकते हैं। तो ये ताकत है, जुड़ने की ताकत है, और इसी को दर्शाया गया है। कल अभी मैं चेक कर रहा था, सुबह से लेके अभी तक 47,45,000 वैक्सीन लग गए हैं। तो मैसेज ये है कि वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ते बढ़ते जिस स्पीड से वो वैक्सीन पहुंचना चाहिए ताकि हर बूंद इस्तेमाल हो, वो तालमेल सिद्ध हुआ है कल। और क्यों हुआ? क्योंकि प्लानिंग हुई, कोऑर्डिनेशन हुआ, सोच विचार हुआ, प्रोजेक्शन हुई, टीम्स बनी, टीम्स तैयार थी, टाइम पे पहुंची, और अबव ऑल लोग आए टीका लगाने के लिए, पहुंचे ना वहां पे, हेजिटेंसी को छोड़ के आए। तो ये देश की जो अचीवमेंट है, ये देश के नागरिकों की अचीवमेंट है। सो दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द कैपेबिलिटी, और ये कैपेबिलिटी हमें इतनी बड़ी चुनौती जिसने कि इतना नुकसान किया है हमारे देश को, उसको खत्म करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस देता है। दैट इज द मैसेज। धन्यवाद। Thank you, friends. We close the press conference now.